नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम ITS सेकेंड ईयर फिटर थ्योरी सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल 1 जिसके चैप्टर का नाम है असेंबली के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 हम इससे पहले अपनी वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और सेमेस्टर 4 भी हम अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उनको ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कहता है विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड आप लोग समझते ही होंगे। जैसे आपकी बोतल है, ठीक है, इसमें आपको पता होगा यहाँ पे चूड़ियाँ कटी रहती है बोतल में, जिसके ऊपर आप करते हैं इस तरह से इसमें ढक्कन कसते हैं। तो ये जो आपकी बोतल है ना, बहुत लाइफ से जो कॉमन एग्जांपल्स होते हैं कॉमन लाइफ के, वो देने का प्रयत्न करता हूँ बच्चों को। ठीक है, तो उसी का आपने बोतल भी जनरली ऐसी चीज़ें सब नहीं देखी है। ठीक है, इसलिए मैंने बोतल का जनरली एग्जांपल लिया यहाँ पे। तो देखिए, जैसे बोतल होगी, आपने देखा होता है कि इसमें एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं, थ्रेड आप बाहर रूप में होते हैं, और जो उसका ढक्कन होता है बोतल का, उसके में अंदरूनी थ्रेड होते हैं। तो समझ रहे ना आप एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड क्या होते हैं। जो थ्रेड हमारी बाहर की तरफ कटे होते हैं उनको हम एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं, और जो हमारे थ्रेड जो किसी प्रोफाइल के इंटीरियर में कटे हुए हैं, कोई होल में कटे हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटरनल थ्रेड। यही चीज़ हम नट और बोल्ट में पढ़ते हैं। जैसे हमारे कोई बोल्ट है, इसमें जो थ्रेड करते होंगे एक्सटर्नल हो जाएंगे, और जो इसमें नट चढ़ेगी तो नट में क्या होता है, बीच में गड्ढा होता है, होल होता है, तो उसमें जो थ्रेड कटे होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल थ्रेड होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है बाहरी चूड़ी की सटीकता को अगर हमको जांचना है तो हम कौन से थ्रेड का किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज या फिर सेंटर गेज। तो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेड रिंग गेज का। ये देखिए, इस तरह से थ्रेड कटे हैं, और यहाँ पे हम ये देखिए ना, पूरी रिंग जैसी लग रही है, अंगूठी जैसी लग रही है। अंगूठी को इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रिंग की मदद से हम इस तरह से इसके थ्रेड चेक कर रहे हैं, इसके अंदर भी थ्रेड बने हुए हैं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। अगर हमको इंटरनल थ्रेड चेक करने होते हैं तो हम प्लग गेज का यूज़ करते हैं। थ्रेड प्लग गेज है, ठीक है, इस तरह से इसका चेक करते हैं। और ये हो गया थ्रेड रिंग गेज। ठीक, तो इसका आंसर हो गया थ्रेड रिंग गेज से हम बाहरी जो हमारे थ्रेड होते हैं उनको उनकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मेजरमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जा रहा है निम्न चित्र में। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे इसमें दिख रहा है, यहाँ पे इन्हें स्लिप गेज लगाए हुए हैं। ठीक, तो जिस भी ऑप्शन में स्लिप गेज होगा उसको हम राइट कर देंगे। पेयर ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लिप गेज। स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी ये उपकरण का यूज कर रहा है। अगले क्वेश्चन न्यूमेरिकल है थोड़ा सा। वर्ड फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज ए। साइन 25 डिग्री की आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये जो हमारा साइन वाला आपको डायग्राम दिख रहा है साइन बार का, ठीक है, इसके ऊपर जो लंबी सी छड़ लगी है ना, ये जो है जिसमें टायर लगे हैं दो, इसको हम साइन बार बोलते हैं। ये हमारे स्लिप गेज होते हैं छोटे छोटे, जिनको जोड़ के हमने टावर टाइप का खड़ा किया है, और नीचे हमारी सरफेस प्लेट होती है। ठीक है, तो कोई भी जिस भी जॉब का टेपर अगर हमको चेक करना हो तब हम इस अरेंजमेंट का यूज करते हैं। अब देखिए, अब आपको पूछा है कि ये जो हाइट है ये कितनी होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगते हैं, सीधे साइन थीटा लगाएंगे इसमें। आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होती है, सम पीपल है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब लंब बट्टा कर्ण के बराबर होती है। ठीक, तो लंब हमको इसमें निकालना है, लेंथ हमको निकालनी है, कर्ण हमको दिया है 200, और साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितनी दी है 25, साइन 25 की वैल्यू है 0.4226। सो 0.4226 बराबर ए। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है 200, तो इसको यहाँ भेजेंगे, इसको इंटू करेंगे, तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पे आपको बताना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको तरीका बता दिया। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है साइन 25 की 0.4226 इंटू कर्ण हो जाएगा, कर्ण 200 होगा, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा बी 84.52। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी सेट ऑफ फीलर गेजेस आर अवेलेबल एज पर BIS। BIS में कितने तरह के फीलर गेज होते हैं। फीलर गेज मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे 4 सेट्स में पाए जाते हैं BS के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4। फीलर गेज एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये वैसे हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं।
ये हमारा फिलर गेज होता है। इसका क्वेश्चन पिछली वीडियो में था कि ये जो हमारे जो मीटिंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो क्लियरेंस है, वो चेक करता है, तो इसको फिलर गेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और आएगा कि किस मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक रेडियस एंड फिलर गेज। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने आपको जैसे फिलर गेज दिखाया था वैसे हमारा रेडियस गेज होता है। आप पाएंगे ये शीट की तरह होता है, अगर आपने अपने आईटीआई में देखे होंगे ना, जैसे पतली पतली टिन की चादर होती है ना, उस रूप में होता है, शीट्स के रूप में। तो सीधा सा आंसर इसका शीट वाले ही होगा। हार्डन्ड स्टील शीट के सब बने होते हैं जो भी हमारे गेजेस होते हैं, रेडियस गेज हो गया, फिलर गेज वगैरह हो गया, ये सब पतली पतली शीट्स के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज अ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लैपिंग टूल। तो ये जो एक्स पार्ट हमको दिखाया गया है ये स्लिट है। ठीक है, स्लिट। और अगर आपसे ये राउंड वाला पूछता है तो उसको बोलते हैं ग्रूव। ठीक है, ये हमारा लैपिंग टूल है, सिलिंड्रिकल लैपिंग टूल। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ये वाला जो पार्ट है ग्रूव, इसमें हमारा जो लैपिंग चार्ज होता है वो भरा जाता है। लैपिंग प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कि हम क्या करते हैं, एब्रेसिव को एक व्हीकल में डाल के, व्हीकल जनरली मतलब क्या, जो उसको कैरी करता है, जैसे कोई ऑयल वगैरह हो गया उसके साथ मिक्स करके इसमें जब करते हैं तो हमें भर जाता है, और उसके बाद इसमें हम सरफेस में लगाते हैं। तो लैपिंग बेसिकली क्या है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। तो ग्रूव का काम इसमें होता है कि जो लैपिंग हमारा जो चार्ज है उसको भर के रखे, इसमें भर जाता है। ठीक, और ये जो हमारा स्लिट होता है ये एक्सपांशन में मदद करता है। अब इसका अगला क्वेश्चन उसी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, एक्सपांशन के लिए। ठीक है, ये विस्तार को एकोमोडेट करता है, इसलिए हम स्लिट देते हैं। अगले क्वेश्चन में ऑपरेशन दिया है, आपसे इसका नाम पूछा है। ठीक, देखिए लैपिंग जो होती है हमारी, हम हैंड से भी करते हैं, मशीन से भी करते हैं। तो ये जो प्रोसेस में दिखाई है लैपिंग की है, इसमें क्या किया है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोई लार्ज डायमीटर का कोई अगर वर्क पीस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरह से लेद चक में बांट के और इस तरह से यहाँ पे लैपिंग का टूल लगा के इसकी लैपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाया है ये है लैपिंग लार्ज डायमीटर का डायग्राम। अगर आपको लार्ज डायमीटर का लैपिंग करनी है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है तो उसको हम इस तरह से लेद के चक में बांध के लैपिंग करते हैं, तो लैपिंग लार्ज डायमीटर। अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव्स आर यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल्स। कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है सिलिकॉन कार्बाइड। जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड होता है ये हम कास्ट आयरन और नॉन फेरस अलॉय धातुओं में यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स। सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। स्केल क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जब हम लोहे वगैरह को हीटअप करते हैं तो उसके ऊपर कुछ निशान पड़ जाते हैं, कुछ रंग वगैरह आ जाता है। ठीक है, उसको हीटअप करने की वजह से। घर में भी आपने देखा होगा जब हम कोई जो मेटल होता है उसको बहुत हीटअप करते हैं तो उसके ऊपर स्केल्स आने लगते हैं। ठीक है, दाग टाइप का पड़ने लगता है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सरफेस हार्डनिंग में स्केल्स नहीं पड़ते, वो जो दाग धब्बे होते हैं उसमें नहीं पड़ते हैं, उससे फ्री रहता है। तो ये होता है हमारा इंडक्शन हार्डिंग में। देखिए अगर आप किसी स्टील के पदार्थ को अगर आप हार्ड कर रहे हैं तो आपको उसको हीट अप तो करना ही पड़ेगा, मगर इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, उसमें निशान नहीं पड़ते, उसमें स्केल्स नहीं पड़ते, और बाकी की जो प्रोसेस होती है उसमें स्केल्स डेवलप हो जाते हैं, सरफेस खराब हो जाती है। तो ये इंडक्शन हार्डनिंग में आपको क्योंकि इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, इस तरह से हमारा इक्विपमेंट है, इसको हम इंडक्शन के माध्यम से गर्म करते हैं। जैसे घर में हमारे इंडक्शन कुकर्स वगैरह होते हैं, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई की जाती है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट विद सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस। यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी जो हमारा टूल है उसको गर्म करके अगर हम उसको भट्टी में ही ठंडा करने के लिए छोड़ लें तो उसको बोलते हैं एनीलिंग। अब कई लोग कहेंगे कि भट्टी में कोई चीज़ कैसे ठंडी हो सकती है भैया, भट्टी तो गर्म करने के लिए होती है ना कोई चीज़। अब अगर इसमें अगर आपने हमेशा पढ़ा होगा कि एनीलिंग में हम क्या करते हैं, भट्टी में ही ठंडा करते हैं, भट्टी में कैसे ठंडा कर सकते हैं। तो उसका कारण ये होता है हम क्या करते हैं, भट्टी को एनर्जी देना बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुकर में आलू उबाले, मैं हमेशा प्रैक्टिकल जो कॉमन लाइफ के एग्जांपल्स हैं वो देना पसंद करता हूँ बच्चों को। तो जैसे मान लीजिए कुकर है, कुकर में आपने आलू उबाले, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करेगा, उसको हीट दी। अब आपने क्या करा, जब आपके सीटी आ गई, आपके जो आलू हैं उबल गए, उसके बाद आपने क्या करा, नीचे से जो गैस थी वो बंद कर दी। तो अब आपके जो आलू हैं वो क्या है, भट्टी के साथ ही ठंडे हो रहे हैं।
ठीक है। तो सेम प्रोसेस अनीलिंग में होती है। हम क्या करते हैं, पहले मेटल को बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा काम हो जाता है, जो निर्धारित जो समय होता है वो बीत जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, भट्टी की एनर्जी बंद कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे भट्टी ठंडी होती है धीरे धीरे वो इक्विपमेंट भी ठंडा होता रहता है। तो ये प्रोसेस होती है अनीलिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। अगर हमको स्टील कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर है वो रिफाइन करना है तो वो प्रोसेस कहलाती है नॉर्मलाइजिंग। ध्यान से याद रखें, नॉर्मलाइजिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन अ हीटेड सॉल्ट बाथ। गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। देखिए नाम से ही हो गया सॉल्ट बाथ, बाथ का मतलब क्या होता है, नहाना। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, जो हमारा इक्विपमेंट जो जिस भी चीज़ को हमको हार्डनिंग करनी है, जो हमारा टूल है, स्टील है, उसको हम बाथ कराते हैं, मतलब नहलाते हैं। ठीक है, किस चीज़ की बात होती है, सॉल्ट बाथ। ठीक, तो ये इंग्लिश का टर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टब या फिर कोई उसमें पानी भर के रखा है और यहाँ पे सॉल्ट मिलाया तो उसको हम सॉल्ट बाथ बोलते हैं। ठीक है, अब उसको नहलाएंगे तो नहलाएंगे किस चीज़ से, लिक्विड से ही नहलाया जाता है। तो ये हो गया लिक्विड कार्बोनाइजिंग। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपको बताना है जो एक्स पार्ट है ये क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा सेरेटेड शाफ्ट। सेरेटेड शाफ्ट का चित्र है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चित्र और दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये देखिए जनरली हम क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर हमको शाफ्ट और पुली को आपस में लॉक करना है, जैसे ये देखिए ये बहुत टिपिकल एग्जांपल है। ठीक है, जैसे हमको ये देखिए इसको इस तरह से इसमें लॉक करना है तो हम क्या करते हैं, कीज का यूज़ करते हैं। कई बार हम की का यूज़ ना करके क्या करते हैं, शाफ्ट को ही इस डिज़ाइन में काट देते हैं। ठीक है, शाफ्ट और जो हब हमने इसी डिज़ाइन में बनाया होता है इसको हम बोलते हैं स्प्लाइंड शाफ्ट। मगर डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इस तरह से बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, जैसे देखिए इसमें बड़े बड़े खांचे कटे हुए हैं तो उसको बोलते हैं स्प्लाइंड शाफ्ट। मगर अगर इस तरह से छोटे छोटे खांचे कटे हैं तो उनको बोलते हैं सेरेटेड शाफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेरेटेड शाफ्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये देखिए ये सेरेटेड शाफ्ट है। अगले उसमें कहता है विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड अप। देखिए जब भी कोई की बात करे और वो ऐसी की होगी, जैसे बाहर से हमारी क्या आ गया, ये हब आ गया, इसके अंदर हमारी शाफ्ट यहाँ पे फिट है, तो आपसे पूछे वो ऐसी कौन सी की है जो हमारी शाफ्ट में भी फिट होगी और हब में भी फिट होगी, तो वो होती है हमेशा संक की। नाम से ही है संक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी पुली में भी फिट, हब में भी फिट होगी और हमारी शाफ्ट में भी फिट होगी, उसको हम बोलते हैं संक की। अगले क्वेश्चन में कहता है विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी होती है, तो ये होती है हमारी वुड रफ की। ठीक है, वुड रफ की जो होती है हमारी, ये हमारी टेपर्ड शाफ्ट में भी उपयोगी होती है। देखिए ये वुड रफ की होती है, ये ईडी में भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी की है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, वुड रफ की इस तरह से होती है और ये टेपर्ड शाफ्ट में यूज होती है। देखिए यहाँ से टेपर है, इसमें की लगी हुई है, वुड रफ की। अगले क्वेश्चन में कहता है वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज। सर्कुलर टेपर की को हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं इसको लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में, जहाँ पे हमको बहुत कम पावर ट्रांसमिट करनी होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी सर्कुलर की है, इस तरह से इसको हम लगाते हैं। ये हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमको बहुत कम पावर को ट्रांसमिट करना होता है, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। अगले क्वेश्चन में कहते हैं हाउ द प्लेन बियरिंग्स आर केप्ट इन अ पोजिशन विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलॉन्ग विद द शाफ्ट। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को किस पोजीशन में कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, बाय कीज और स्क्रू। हम क्या करते हैं, की, ये देखिए जैसे नीचे डायग्राम है, ये जैसा हमारी शाफ्ट दिख रही है आपको यहाँ पे और यहाँ पे हब है। अब इसको तो आपने आपस में फिक्स कर दिया, मगर आपस में इनको घूमने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे की फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये की फिक्स हमने कर दी यहाँ पे, जिससे एक साथ घूमते हैं, तो बाय कीज और स्क्रूज। अगले क्वेश्चन में आपको की का नाम पहचानना है, तो सीधे डायग्राम से क्लियर है, ये हमारी क्या है, सैडल की है। देखिए फ्लैट सैडल की। हॉलो सैडल की कैसी होती है, इस तरह से दिखती है, इस तरह से होती है हॉलो सैडल की। ये हमारी फ्लैट सैडल की है। ठीक है, ध्यान से आप लोग याद रखेंगे, फ्लैट सैडल की।
अगले क्वेश्चन में आपको की का नाम पहचानना है। ये की आई होप आपने अपने ITI के प्रैक्टिकल में भी बनाई होगी। इसको हम बोलते हैं जिब हेड की। ठीक है, इसका जो लगभग सब कुछ है इस फ्लैट सेटल की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, हेड बना होता है। तो इसके हेड को हम क्या बोलते हैं, जिब हेड की। इस तरह से हम इसको फिट करते हैं। ठीक है, तो जिब हेड की इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉचेज इन कीज। ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये होती है हमारी वार्डिंग फाइल। जो वार्डिंग फाइल होती है उसको हम लॉक्स और चाबियों में यूज करते हैं इनको ठीक करने के लिए। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। देखिए इस तरह से वार्डिंग फाइल जो होती है दिखती है, और इस तरह से वार्डिंग फाइल से हम ताले वगैरह को रिपेयर करते हैं। तो वार्डिंग फाइल आप याद रखेंगे, ये हमेशा ताले वगैरह में यूज होती है इसको रिपेयर करने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू। ठीक है, तो ये है हमारा 47 का बी ड्राइवर स्क्रू। ठीक है, ड्राइवर स्क्रू का डायग्राम है। ये आपने देखा होगा घर में जब आप लोग कभी ड्रिलिंग करते हैं दीवार में, जैसे दीवार है यहाँ पे आपने ड्रिलिंग करी है। ठीक है, तो ड्रिलिंग जब हम लोग करते हैं तो सीधे स्क्रू फिट नहीं करते, हम क्या करते हैं पहले एक इस तरह का, मतलब ये इसकी खासियत ये होती है कि ये जैसा आपने होल किया, आपने सीधे ये स्क्रू के अंदर डाल दिया ठोक के हैमर से। ठीक है, और ये लॉक हो जाता है उसमें, तो इसको बोलते हैं ड्राइवर स्क्रू। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर। लॉक वॉशर का क्या एग्जांपल होता है। देखिए जो अगर आपसे खाली वॉशर का उपयोग पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे खाली वॉशर का भी उपयोग पूछा गया है, तो याद रखना जो हमारा वॉशर होता है ये हम किस लिए यूज करते हैं, बियरिंग सरफेस देने के लिए। जो हमारी जैसे नट है उसके नीचे हमारा वॉशर लगा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बियरिंग सरफेस प्रदान करे। मगर अगर आपसे लॉक वॉशर पूछा गया है कहीं पे, ठीक है, इसमें लॉक वॉशर पूछा है, तो उसका आंसर होगा प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकने के लिए हम लॉक वॉशर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर जो हमारा वॉशर का जो मेन पर्पस होता है, खाली वॉशर का लिखा है तो होता है प्रोवाइड इंक्रीज्ड बियरिंग सरफेस, मगर अगर उसने लॉक वॉशर कह दिया तो उसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपसे डायग्राम है, आपसे पूछा है कि ये किस चीज का डायग्राम है, इस स्क्रू ड्राइवर का हमको नाम बताना है। तो ये आप याद रखेंगे ये है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। बहुत ध्यान से याद रखें, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है ये। ठीक है, ऑफसेट करके इसको यहाँ से आप यूज में लेते हैं, उसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से डायग्राम है, आपको लॉकिंग डिवाइस पहचानना है। ठीक है, तो ध्यान से याद रखें इसको देख के, ये है हमारा स्प्रिंग वॉशर। ठीक, ये है स्प्रिंग वॉशर है हमारा, स्प्रिंग वॉशर का डायग्राम है। बहुत ध्यान से याद रखेंगे स्प्रिंग वॉशर। ठीक, जैसे ये देखिए मैं भी बात कर ही रहा था इससे कुछ देर पहले, क्वेश्चन में हमने नट के इसको इस तरह से नीचे फिक्स करा हुआ है, तो ये क्या होता है, नट को ढीला होने से बचाता है। जैसा अभी इसका क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कि बोल्ट की लॉक वॉशर का क्या कार्य होता है, तो ये है कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकने के लिए। तो ये उसका उदाहरण चित्र आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।